गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हूं विशाल और मैं आपका स्वागत करता हूं स्वामी विवेकानंद डिग्री कॉलेज, नारायणपुर, प्रीतमपुर, हीरापुर, अंबेडकर नगर की ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की मैथमेटिक्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समीकरण। और समीकरण के हम लोग प्रकार को देखेंगे। आज हम लोग दो प्रकार को पढ़ने वाले हैं, एक सरल समीकरण, दूसरा हमारा द्विघात समीकरण होगा। तो ये हमारा यूनिट नंबर 6 है और लेक्चर नंबर 5 अगर लेक्चर नंबर 1 है। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और जिस किसने भी इससे पहले के लेक्चर को अटेम्प्ट नहीं किया है वो सारे के सारे लेक्चर हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, उन पे जाके आप सारे के सारे लेक्चर को अटेम्प्ट कर सकते हो। आइए हम लोग देखते हैं कि समीकरण होता क्या है, उसके प्रकार को देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग समीकरण क्या होता है। जो हमारे पास अज्ञात राशियां होती हैं उनसे जो हमारे पास एक राशि से मिलकर समीकरण बनता है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, समीकरण ही बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, समीकरण में ज्ञात तथा अज्ञात राशियां दोनों होती हैं, ठीक है ना। अगर समीकरण में एक अज्ञात राशि हो तो उसे चर वाला समीकरण कहा जाता है। यदि अज्ञात राशि हो उन्हें उन राशियों वाले समीकरण को क्या बोलते हैं, हम लोग समीकरण बोल देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, हमारे पास ज्ञात और अज्ञात दो राशियाँ होनी चाहिए, उससे जो मिलकर बनता है वही हमारा क्या होता है, समीकरण कहलाता है। यहाँ पे 12, 7 दोनों क्या ज्ञात राशि है, लेकिन यक्स हमारे पास क्या अज्ञात राशि है। यानी कह सकते हैं हम लोग चर और अचर से मिलकर क्या बनता है, हमारे पास समीकरण बनता है। सबसे अच्छी डिफिनीशन आपकी यही है कि चर संख्या और अचर संख्या से मिलकर क्या बनता है, हमारे पास एक समीकरण बनता है। ठीक। अच्छा, अगर हम लोग देखें यहाँ पर समीकरण में हम लोग को हमेशा ऐसा मिलता होगा कि ax² प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू ऐसे 0 मिलता है। तो यहाँ पर जब 0 मिलता है तो हम लोग बोलते हैं इसको समीकरण है। तो देखिए ये 0 कब होगा हमारा मान, जब हम लोग x यहाँ पे क्या रख देंगे, 5 रख देंगे, तभी क्या होगा, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अगर दोनों मान आपस में बराबर हो जाएगा और वो हो जाएगा क्या, 0 के बराबर, तब हम लोग उसको क्या बोलने लगेंगे, समीकरण बोलने लगेंगे। यानी कि अब हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि समीकरण के अंत में यानी कि बराबर के बाद 0 होना ज़रूरी है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर नहीं होगा तो हम लोग उसको हल करके 0 बराबर कर लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए कुछ और समीकरण इन्होंने लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं यहाँ पे, x² प्लस का 6 स्क्वायर लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, x³ प्लस का 6 स्क्वायर लिखा हुआ है 10। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या समीकरण है, हमारा क्या होगा, दो घात का समीकरण है, हमारा क्या तीन घात का समीकरण है, और ये हमारा क्या एक सरल रेखा का समीकरण है। पता कैसे चलता है कि हमारा सरल रेखा है, दो घात है, तीन घात है, चार घात है, पाँच घात है कि नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास जो वेरिएबल होता है इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं चर संख्या, यानी कि एक्स वाई जेड, है ना। ऐसे जो हमारे पास क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, चर संख्याएं होती हैं, उनकी मैक्सिमम घात क्या लिखी हुई है। अगर यहाँ पे घात 1 होगा तो क्या होगा, दो घात का समीकरण, 2 होगा तो क्या दो घात का समीकरण, यहाँ पे 3 होगा तो तीन घात का समीकरण, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिख भी दिया गया है, इन्होंने लिखा हुआ है क्या, समीकरण 1। यहाँ पे देखिए जो बना हुआ है क्या, दो घात का समीकरण है, ये हमारा तीन घात का समीकरण है। तो ये कितनी घात का समीकरण होगा, तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम घात कितनी लिखी हुई है, एक्स जेड की पावर 3, यानी कि क्या होगा, तीन घात का समीकरण होगा। समीकरण के प्रकार, यानी कि समीकरण कितने तरह के होते हैं, तो समीकरण होते हैं चार तरह के। तो यहाँ पर जो चार तरह के दिए गए हैं उनमें से हमें सिर्फ अभी दो तरह के आज के लेक्चर में पढ़ना है। अगले लेक्चर में हम लोग बाकी दो समीकरण जो हमारे पास होंगे उनको हम लोग पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे पहला पढ़ना हमें क्या, सरल समीकरण, दूसरा हमारा क्या होता है, द्विघात समीकरण। सरल समीकरण का अर्थ ये होता है कि चर राशियाँ केवल एक ही घात की होनी चाहिए। ठीक, चर राशियाँ मतलब क्या, एक्स वाई जेड, उसकी घात क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, तभी वो हमारा क्या कहलाएगा, सरल समीकरण कहलाएगा। परिभाषा भी देखते हैं यहाँ पे, ऐसे समीकरण जिसमें चर राशियों पर केवल एक ही घात होती है। यहाँ पे देखिए एक्स की घात 1 है, यहाँ पर भी एक्स की घात 1 है, यहाँ पर भी एक्स की घात 1 है, और यहाँ पे का लिखा हुआ है, का की घात क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। यानी कि हमारे पास क्या होगा, एक सरल रेखा का समीकरण होगा। अच्छा, फिर इसके बाद आता है क्या, दो घात का समीकरण। तो दो घात के समीकरण में क्या होगा, अब जाहिर सी बात है, अगर एक्स की घात 1 थी तो एक घात का समीकरण, एक्स की घात 2 होगी तो क्या होगा, दो घात का समीकरण। परिभाषा भी देख लेते हैं यहाँ पे, ऐसे समीकरण जिसमें चर यक्स की अधिकतम घात कितनी हो, यहाँ पे देखिए 2 हो, दो घात समीकरण या फिर वर्ग समीकरण कहलाता है। वर्ग मतलब क्या होता है, 2 होता है ना। तो यहाँ पे x² = 2 लिखा हुआ है के। अब यहाँ पे लिखा हुआ 5²,
यहाँ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ये भी हमारा दो घात का समीकरण, ये भी हमारा क्या है, दो घात का समीकरण है। अब अगर हम लोगों से पूछे यहाँ पे लिखा हुआ है दो समीकरण, तो दोनों समीकरण में से हमारा दो घात का समीकरण कौन सा है, ठीक। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पे अधिकतम घात इसमें कितनी है, 2 है, ये हमारा दो घात का समीकरण, इसमें अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो ये क्या होगा, 3 घात का समीकरण होगा, यानी कि दो घात का समीकरण नहीं होगा। सवाल भी पूछा हुआ था, क्या लिखा हुआ है, दो घात का समीकरण है, तो हमारा कौन सा, ये वाला दो घात का समीकरण होगा, ठीक। अब दो घात के समीकरण को हम लोग हल कैसे कैसे करते हैं, ठीक। तो दो घात समीकरण को हम लोगों ने क्या किया, पहले दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। दो पार्ट कौन कौन सा है आपका, शुद्ध द्विघात समीकरण है और दूसरा हमारा क्या, मिश्र द्विघात समीकरण है। अब शुद्ध जो द्विघात समीकरण हमारा होता है वो क्या होता है, वो उसका जब हम लोग गुणनखंड करते हैं तो आराम से क्या होता है, वो टूट जाता है। लेकिन जो मिश्रित होता है वो आराम से टूटता नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पापड़ बेलना पड़ता है ना। तो देखते हैं हम लोग कैसे करना है। यदि द्विघात समीकरण में चर के केवल दो घात पद हों, एक घात वाले कोई पद नहीं हो, तो शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाता है। शुद्ध द्विघात समीकरण का मतलब क्या हो, यहाँ पे दो पद दिए गए हों और दोनों में क्या हो, हमारे पास पहला वाला दूसरे वाला जो यहाँ पे दिया गया होगा उनको हम लोग क्या आराम से हल कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग को क्या देखना था, सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए, उसकी घात मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, दूसरा कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। अगर कोई दूसरा वेरिएबल होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, वो शुद्ध द्विघात का समीकरण नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने क्या लिखा हुआ है, देखो एक्स की पावर 2 माइनस का 25 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है ना। तो हमारा क्या दो घात का समीकरण है और भी शुद्ध है, ठीक है ना। यहाँ पर भी देखो लिखा है कितना, 6 स्क्वायर माइनस का 25 इज इक्वल टू 0, ये भी हमारा क्या दो घात का समीकरण है, वो भी शुद्ध है। लेकिन अगर ऐसा लिखा होता एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 25 ऐसे लिखा होता, तो क्या है दो घात का समीकरण होता है, बिल्कुल नहीं होता है ना, ऐसा लगता है। हाँ समीकरण तो है दो घात का, लेकिन वो शुद्ध द्विघात का समीकरण नहीं है। तो ये कहना गलत होगा कि दो घात का समीकरण नहीं है, तो ये दो घात का समीकरण है लेकिन शुद्ध दो घात का समीकरण नहीं है, ठीक। तो मिश्र द्विघात समीकरण क्या होता है, यदि द्विघात समीकरण में एक घात वाले दो घात वाले दोनों पद उपस्थित होते हैं तो उसे बोलते हैं लोग क्या, मिश्रित या द्विघात का समीकरण, है ना, जो हमने अभी ऊपर देख लिया है। तो अगर अब हमारे पास यहाँ पे मिक्स्ड मिल गए हैं हमें इक्वेशन समीकरण, तो उनको हम लोग हल कैसे करेंगे, तो उनको हल करने के लिए तीन विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहली विधि क्या होती है, गुणनखंड विधि, दूसरी विधि क्या होती है, पूर्ववर्ग विधि, और तीसरी विधि हमारी क्या होती है, सूत्र विधि होती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गुणनखंड द्वारा हम लोग समीकरण को हल करना सीखेंगे, ठीक। अच्छा आइए देखते हैं हम लोग गुणनखंड द्वारा कैसे हल करते हैं इनको। तो जब भी हमें समीकरण दिया गया होगा तो वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में अगर दिया गया होगा तो सबसे पहला काम क्या करोगे, जो लेफ्ट हैंड साइड होगा हमारे पास उसमें राइट हैंड साइड का सारा मान ला के यहाँ पे रख देंगे। यानी कि अब इक्वेशन कुछ ऐसा बन गया होगा हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0, यानी कि राइट हैंड साइड में सिर्फ 0 होना चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड में सारे मान आ चुके हैं ना। अगर ऐसे मिल जाएंगे तो अब क्या करेंगे हम लोग, अगला जो हमारा स्टेप होगा, हम लोग जो एक्स की घात 2 होगी या फिर वाई की घात 2 होगी, जेड की घात 2 होगी, उसका गुणांक और जो चर संख्या होगी उसके गुणांक को हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद हम लोग क्या देखेंगे कि उनका हमें ऐसा गुणा करना है कि उनको या तो जोड़ें या तो घटाएं, ठीक। तो वो हमारे पास बीच वाली वैल्यू देने लगे, अगर वो बीच वाली वैल्यू देने लगेगा तो हमारा क्या वही गुणनखंड कहलाएगा। देखिए कैसे किया हम लोगों ने, यहाँ पे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस का 11x प्लस का लिखा हुआ कितना 28 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए एक लिखा हुआ है ना, लिखा तो जाता नहीं यहाँ पे लेकिन होता है। अब कितना हो गया, 28 से कम 28 यानी कि 7 चौक 28, यानी कि 7 और 4 को अगर हम लोग जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, जो कि बीच में दिया हुआ है। तो 7 4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब 11 को लिख सकते हैं हम लोग कितना, 7 धन 4 लिख सकते हैं। फिर एक्स का हम लोग अंदर क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। जब एक्स का हम लोग अंदर गुणा करेंगे यहाँ पे हो जाएगा कितना, देखो 7x हो जाएगा, यहाँ पे कितना 4x हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 4x प्लस का 28। तो पहले वाले में से हमने x को कॉमन किया तो क्या मिला हमें, x माइनस का 7। दूसरे वाले में से 4 कॉमन किया तो यहाँ पे मिला x माइनस का 7 इज इक्वल टू 0 मिल गया। अब दोनों में से कॉमन क्या मिला हमें, x माइनस का 7 मिल गया है। तो x माइनस का 7 जब हम लोग कॉमन कर लेंगे यहाँ पे तो क्या मिल जाएगा हमें, देख लीजिए, x माइनस का 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अब x बराबर कितना मिल गया हमें, 4 मिल गया और
7 मिल गया। तो ये हमारा क्या होगा, अभीष्ट मान होगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। 8x² माइनस का 22x माइनस का 21 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे हम लोग, पहले हम लोग गुणा कर लेंगे इसको और इसको तोड़ लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो अब 21 अट्ठे कितना होता है, गुणा करना पड़ेगा हम लोगों को। तो अब सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 21 अट्ठे यानी कि 21 और 8, 8 कितना 8, 8 दूना हो जाएगा कितना 16 हो जाएगा, ठीक है ना, 168 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तोड़ेंगे कैसे हम लोग, देखिए 1 6 8। तो अब सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, इसको 2 से तोड़ देंगे। 2 से तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 और यहाँ पे 2 चौका 8 हो जाएगा। फिर 2 से तोड़ा हम लोगों ने यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 4 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर हमने 2 से तोड़ा यहाँ पे, अब कितना हो जाएगा, यहाँ पे 21 आ जाएगा, है ना, ऐसा हो गया। फिर यहाँ पे 3 से तोड़ा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो अब इनमें से हम लोग को वही मान सेलेक्ट करना है जिनको हम लोग जोड़ें या फिर घटाएं, हमें कितना मिल जाए, 22 मिल जाए। तो अब क्या करोगे आप, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे देखेंगे 7 21 और फिर यहाँ पे 7 21 दूना कितना हो जाएगा आपके पास, 42 हो जाएगा।